आप सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय आपको हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं, जिसमें कि पिछले लगभग 7-8 दिन से हम आपके लिए 10 क्वेश्चन प्रतिदिन लेकर के आते हैं और 10 प्रश्नों में से आपको लगभग 20 प्रश्न बना करके उसके उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो आज भी आप सबको लगभग 10 प्रश्नों में से 20 प्रश्न बना करके उत्तर देंगे और ये 10 प्रश्न आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कक्षा 9 से लेकर के 10, 11, 12 बीए और 7वें जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं हिंदी विषय से संबंधित, उन सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आपका समय व्यर्थ में जाया ना करके सीधा हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का पहला प्रश्न है, हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये पहला प्रश्न है। तो हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता की बात करें तो हिंदी के खड़ी बोली का जन्मदाता माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो उत्तर में आप लिखें भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। तो एक उत्तर तो आपका हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र और इससे संबंधित आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर हम देना चाहते हैं। अब भारतेंदु युग किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी कि भारतेंदु युग किसके नाम पर पड़ा, यह प्रश्न आए तो उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग किसके नाम पर पड़ा? तो आप उत्तर में लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग किसके नाम पर पड़ा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। और एक प्रश्न इससे संबंधित और है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस सन में हुआ था? तो आप लोग लिखेंगे सन 1880। सन 1880 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। 1850 में। सन 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1885। और इनका जन्म हुआ था काशी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इनसे संबंधित आपके 3-4 प्रश्न हो गए। कुछ प्रश्न और आपको हम बता देते हैं कि इनकी कुछ रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इनकी एक फेमस रचना है सुलोचना। इनकी फेमस रचना है सुलोचना और एक इनकी फेमस रचना है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा इनकी एक फेमस रचना है और एक इनकी रचना है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी इन्हीं की रचना है। तो आप लोग इस रचना को भी याद कर लीजिए। और अब आज का दूसरा प्रश्न आपका है कि अजातशत्रु के नाटक, अजातशत्रु नाटक के रचनाकार कौन है? अजातशत्रु नाटक के रचनाकार कौन है? अगर ये प्रश्न आता है तो आप लोग इसका उत्तर लिखिए कि अजातशत्रु नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। आपका उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। एक प्रश्न तो ये आपका बन गया कि अजातशत्रु नाटक के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। अब प्रश्न यहाँ पर यह भी बन सकता है कि जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? तो आप उत्तर में लिखिएगा छायावाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के
कवि माने जाते हैं और इनकी एक बड़ा ही फेमस रचना है कामायनी। इनकी एक फेमस रचना है कामायनी। अगर इसकी बात हम करें तो कामायनी सन 1935 ईस्वी में लिखी गई थी। कामायनी की अगर बात हम करें तो सन 1935 ईस्वी में लिखी गई थी। और इसके अलावा आजाद शत्रु के अलावा इन्होंने कुछ और नाटक लिखे हैं। तो कुछ नाटक, कुछ रचनाएं आपको हम और लिख देते हैं। एक कुछ नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आप अच्छे से इसे याद करते चलिए। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी, ये चारों इनके नाटक हैं। और तितली, तितली इन्हीं के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। और इनकी एक रचना और है राज्यश्री। राज्यश्री भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और इनकी एक रचना और है जिसका नाम है आकाशदीप। ये कहानी है आकाशदीप की। अगर विधा की बात करें तो ये कहानी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, आप इसको याद कर लें। और इनसे संबंधित आपको हम उत्तर बता दें कि छायावाद के ब्रह्मा, छायावाद के ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को ही कहा जाता है। छायावाद का ब्रह्मा की बात करें तो जयशंकर प्रसाद यानी कि प्रसाद को ही छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। तो आप, और इनकी एक और रचना है पुरस्कार। पुरस्कार इनकी रचना है और ये भी कहानी है। तो आप लोग इसे भी याद कर ले। पुरस्कार भी बहुत फेमस कहानी है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखी गई रचना है। तो आपको अभी जयशंकर प्रसाद से संबंधित काफी प्रश्न बताए गए हैं। और जितने प्रश्न बताए गए हैं आप लोग अच्छे से इसे पढ़ लीजिए और अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। आपको निश्चित रूप से आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। और अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और आज का तीसरा प्रश्न है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? आपको प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताना है। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाओं में ये कई बार पूछा जा चुका है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञेय जी। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी को कहा जाता है। अगर हम अज्ञेय जी का पूरा नाम बताएं तो इनका पूरा नाम है, कभी कभी ये भी प्रश्न पड़ता है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। तो आप इनका पूरा नाम नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो आप इसे भी याद कर लीजिए। और तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय के द्वारा ही किया गया था। आप इसे भी याद कर लीजिए। तार सप्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था?
तो आप उत्तर में लिखिएगा अगेन। और ये भी याद रखिए कि तार सप्तक में 7 कवि की रचनाओं को शामिल किया जाता है। तार सप्तक में कितने कवि की रचनाओं को शामिल किया जाता है? तो 7 कवि की कविताओं को शामिल किया जाता है। और इससे संबंधित एक उत्तर और है कि तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 ईस्वी में हुआ था। आप इसे भी याद रखें। और अगर दूसरे तार सप्तक के प्रकाशन की बात करें तो दूसरा तार सप्तक, ये तो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। और अगर दूसरे तार सप्तक के प्रकाशन की बात करें तो दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था सन 1951 में। 1951 में दूसरा हुआ था। और तीसरे की बात करें तो 1959 में, सन 1959 ईस्वी में तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। आप लोग इसे भी याद कर लें। और चौथे तार सप्तक की प्रकाशन की बात करें तो सन 1979 ईस्वी में चौथे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तो आप लोग इसे भी याद कर लें। अब हम चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की तरफ। और आज का चौथा प्रश्न है कि कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न आया है। तो आप लोग इसे भी याद करें कि कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। आप इसे भी याद कर लीजिए कि कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत जी। और सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में आपको हम और बता दें कि इनका जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ था कौसानी अल्मोड़ा। कौसानी अल्मोड़ा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और ये है उत्तराखंड या उत्तरांचल में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1977 ईस्वी में। आप लोग इसे भी याद रखें। जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1977 ईस्वी में। और आप लोग इनसे संबंधित जानकारी समझें। ब्रह्मा छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश। छायावाद में ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 नाम से 3 कवि जाने जाते हैं। ब्रह्मा के नाम से प्रसाद को जाना जाता है, यानी कि जयशंकर प्रसाद। और विष्णु के नाम से पंत जाने जाते हैं, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो छायावाद के विष्णु कौन कहे जाते हैं? सुमित्रा नंदन पंत। और महेश किसे कहा जाता है? निराला, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः प्रसाद पंत और निराला को कहा जाता है। अब आज हम आपको चौथे प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। पांचवें प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। और 5वां प्रश्न है कि अनामिका के लेखक कौन है? अनामिका के लेखक कौन है? अगर इसका उत्तर आप लोग जानना चाहें तो इसका उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अनामिका के लेखक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1961 में। और इनका जन्म हुआ था बंगाल में। आप लोग ये भी याद रखिए, 1897 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और कहां पर इनका जन्म हुआ था? तो बंगाल में। बहुत ही फेमस कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब आज का छठा प्रश्न है कि कमायनी में सर्गों की कुल संख्या कितनी है? कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? आपको इसका उत्तर देना है। तो कमायनी के सर्ग की बात करें तो इसमें 15 सर्ग हैं। कमायनी में सर्ग की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 15 सर्ग हैं। और कमायनी एक महाकाव्य की श्रेणी में आने वाली रचना है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कमायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और इसमें कुल मिलाकर के 15 सर्ग हैं। और यह छायावाद युग की रचना मानी जाती है और जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि माने जाते हैं। आप लोग इसे भी याद रखिए। अब अगला प्रश्न है कि मैथिली, प्रश्न नंबर 7, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? कई बार यह प्रश्न बोर्ड पेपर में आया है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर होगा द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त की अगर हम बात करें तो मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। और द्विवेदी युग के एक और बहुत ही फेमस कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये भी द्विवेदी युग के बहुत ही फेमस कवि माने जाते हैं। आप लोग इसे भी याद रखें। अब आज का 8वां प्रश्न है कि कीर्तिलता के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा विद्यापति। कीर्तिलता के लेखक हैं विद्यापति। और आप लोग इनसे संबंधित बातें जानिए कि विद्यापति ने कीर्तिलता के अलावा कीर्ति पताका का भी रचना किए हैं। और इनकी एक रचना है पदावली। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली विद्यापति की रचनाएं हैं और ये सिंगारिक कवि माने जाते हैं। विद्यापति सिंगारिक कवि माने जाते हैं। और अब आपको हम आज के प्रश्न नंबर 9 की तरफ ले चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 9 है हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर के लेखक कौन है? तो
तो हरी घास पर क्षण भर के लेखक हैं अज्ञेय जी। इनका पूरा नाम आपको अभी इससे पहले हम बताए हैं। और एक बात और आपको बता दें, अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। और किस रचना में मिला था? कितनी नाव में कितनी बार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कितनी नाव में कितनी बार, कितनी बार। इस रचना पर कितनी नाव में कितनी बार, इस रचना पर अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आप लोग इसे भी याद रखें। अज्ञेय जी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कवि भी हैं। और आज का 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? अगर ये प्रश्न आता है तो आप इसका उत्तर लिखिए 7। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल कांड की बात करें तो 7 कांड हैं। और 7 कांड इसमें हैं। और वो कौन कौन से हैं उसका भी नाम आपको हम बता देना चाहते हैं। तो पहला है बालकांड, और दूसरा है अयोध्या कांड, बालकांड, अयोध्या कांड। तीसरा है अरण्य कांड, और चौथा है किष्किंधा कांड। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। और 5वां है सुंदरकांड, और छठा है लंका कांड, और 7वां है उत्तर कांड। तो आप लोग इसे याद कर लें। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड, और 7वां है उत्तर कांड। तो आप इन सभी कांडों को याद कर लें। और सबसे बड़ा कांड की बात करें तो सबसे बड़ा कांड है बालकांड। सबसे बड़ा कांड की अगर बात करें तो इन 7 कांडों में सबसे बड़ा कांड है बालकांड। और सबसे छोटा कांड की बात करें तो किष्किंधा कांड है। और ये रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रचना है। और इसकी रचना हुई थी संवत 1631 में। रामचरितमानस की रचना कब की गई थी? संवत 1631 में तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी। और रामचरितमानस की अगर भाषा की बात करें तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें और अपने कॉपी पर नोट कर लें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और आज आपको हम कुल मिलाकर के 10 प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। लेकिन इन 10 प्रश्नों में से अगर देखा जाए तो इस प्रश्न से संबंधित जो और प्रश्नों के उत्तर बताए हैं तो आपको कम से कम 20 से ज्यादा ही प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। और इन 20 प्रश्नों में अगर कोई भी प्रश्न आपके समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे। और ये वीडियो आपको कैसे लगा आप लोग जरूर लिखिए। आपको कोई डाउट प्रश्न लगा हो तो उसको भी लिखिए। अगर हमारे वीडियो में कमी आपको नजर आए तो आपसे निवेदन है, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी कमी को जरूर बताएं।
और हम अपने कमी को सुधारने के लिए निश्चित रूप से आपकी सलाह लेंगे और आपकी सलाह का पालन भी करेंगे। और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और साथ ही साथ एक और निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, जिससे कि आपके समझ में अच्छी तरह से आए। और आज आपको बस इतना ही बताएंगे, बाकी अगला वीडियो हम कल बनाएंगे। और वीडियो हमारा देखने के लिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और एक बार फिर आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।